अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी साकिब साहब की कहानी है और ये कहानी अब से तकरीबन 18-19 साल पुरानी उस दौर की कहानी है। ये बताते हैं जिस दौर में मैं गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक के अंदर रहा करता था। बेसिकली हमारा जो घर था ये गुलिस्तान जौहर के अख्ताम पे मौजूद था और उससे कुछ फासले पे फिर मलीर का एरिया या मलीर कैंट वाला एरिया स्टार्ट हो जाया करता था। अब जो लोग इस कॉलोनी के बारे में जाना करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि आज के दौर में भी जब आप उस रोड पे जाते हैं जो कि गुलिस्तान जौहर और मलीर को मिलाया करता है तो वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा अंधेरा मौजूद है और वहाँ पे आज भी लोग इतनी तादाद में नहीं रहा करते। खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जब हम उस दौर में रहा करते थे हमारा एक घर था जिसे आप एक छोटा सा बंगला भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे घर के आगे और पीछे जो बंगले मौजूद थे ये दोनों काफ़ी अरसे से मुकम्मल तौर पे खाली पड़े हुए थे। कुछ लोग कहा करते थे कि इनके जो मालिकान हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, जबकि जो लेफ़्ट साइड वाला बंगला था उसके बारे में कहा जाता था कि इस मालिक मकान का इंतकाल हो चुका है। खैर किस्से की तरफ आते हैं। अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं कोचिंग से रात में वापस आता तो कोचिंग से आने के बाद फिर मैं खाना खाने के बाद जो हमारी छत थी उस पर वॉक किया करता। उस दौर में नए नए मोबाइल आए थे और मेरे पास एक ऐसा मोबाइल मौजूद था जो कीपैड वाला मोबाइल था और अक्सर मैं अपनी दोस्त से रात में टहलते टहलते बात किया करता था। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का ऐसा ही कुछ टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी। मैं छत के ऊपर गया और वहाँ पे मैंने टहलते टहलते अपनी दोस्त को कॉल मिला ली। अब जब आपकी छतें बराबर वाले घरों से मुत्तसिल हो तो आगे पीछे का जो भी नज़ारा है वो आपको बआसानी दिखाई दिया करता है। मैं मुसलसल छत के ऊपर वॉक कर रहा था और इसी दौरानिए में मुझे बराबर वाली छत से जो कि हमारे आगे बंगला मौजूद था कुछ अजीब सी आवाज़ें महसूस होना शुरू हुईं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई करहा रहा है, कभी ऐसा लगता किसी के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ आ रही है और कभी ऐसा लगता कि एक छोटा सा न्यूली बॉर्न बच्चा उस घर के अंदर मौजूद है जो मुसलसल रोते चला जा रहा है। अब क्योंकि मुकम्मल तौर पे सुनसान एरिया था तो जो एतराफ़ के घर थे जो भी बंगले थे अगर वहाँ पे कोई शोर शराबा होता कोई एक्टिविटी होती तो हमें कानों में आवाज़ें बआसानी सुनाई दिया करती थीं। मुझे यकीन था ये जो आवाज़ें हैं यकीनन ये इसी बंगले से आ रही हैं जो कि काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ है। खैर मैं अपनी दोस्त से बातें कर रहा था और मेरे साथ साथ जो मेरी दोस्त थी उसको भी ये आवाज़ें महसूस हो रही थीं। यानी कि मैं अकेला नहीं था जो इन आवाज़ों का दावा कर रहा था। मेरे साथ जो फ़ोन पे लड़की मौजूद थी वो भी इन आवाज़ों को सुन सकती थी। अच्छा अब तक मेरा यही ख्याल था कि हो सकता है कि बराबर वाले बंगले में कोई नई फैमिली आई हो या फिर कोई चौकीदार उन लोगों ने रख लिया हो और शायद चौकीदार की बीवी या बच्चे रो रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दे रही हैं। खैर वॉक करते करते जब मेरी नज़र वहाँ पे पड़ती तो वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। जाहिर सी बात है मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था, मेरा फोकस उस तरफ था और मुझे यकीन हो रहा था कि कोई ना कोई बच्चा ज़रूर बराबर वाले घर में नीचे की तरफ मौजूद है। इसी दौरानी में मुझे ऐसा लगा कि ये जो बराबर वाला बंगला है इसकी जहाँ पे पानी की टंकी आखिर में मौजूद है उस टंकी के नीचे से मुझे हल्का हल्का सा शेड या साया दिखाई देना शुरू हो गया। यानी कोई ना कोई यकीनन उस पानी की टंकी के एतराफ़ में या पीछे की तरफ ज़रूर खड़ा हुआ था और जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था उसके खड़े होने की वजह से उसका साया दूर तक यानी बराबर तक मुझे बासानी दिखाई दे रहा था। मैं मुसलसल उस तरफ ध्यान देने के बाद वहीं पे देख रहा था। हालांकि मेरी दोस्त मुसलसल मुझसे बात कर रही थी
लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा ध्यान उस लड़की के ऊपर से हट के उस साई की तरफ जाना शुरू हो चुका था। देखते ही देखते एक बच्चा जो कि महज 6 या 7 साल का होगा और बमुश्किल उसका जो कद होगा वो 3 साढ़े 3 फीट के दरमियान था, ना सिर्फ टंकी के पीछे से एकदम से सामने आया, बल्कि जैसे ही वो सामने आया तो उसके जो कपड़े थे उसने एक टी शर्ट और एक नेकर पहन रखा था। अजीब बात ये थी कि वो नंगे पैर था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी या हमारे घर की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो बच्चा आगे आ रहा था, जब मैंने उसके चेहरे पे या उसकी आंखों पे गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था उसकी आई बॉल्स मुकम्मल तौर पे या तो सफ़ेद हैं या फिर उस बच्चे की आंखें आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे वो बच्चा इस सर्दी में मेरी तरफ बढ़ रहा था, एकदम से मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन बच्चा है जो कि बहुत खौफनाक शक्ल के साथ साथ इस तरह की आंखों के साथ मेरी तरफ देखता चला जा रहा है, और ना सिर्फ देख रहा है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा है। अब तक मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे वो कदम ज़मीन पे रख के आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब मैंने उसके कदमों पे, उसके जिस्म पे, उसकी एक एक चीज़ पे दोबारा से गौर करना शुरू किया तो अब मुझे महसूस हो रहा था उसके कदम ज़मीन से ज़रा ऊंचाई पे मौजूद हैं, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो वॉक करता हुआ मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये बच्चा उस बंगले की आखिरी हद तक यानी दीवार तक पहुंच चुका था, और अब उस दीवार के बाद हमारे बंगले की दीवार और फिर मैं मौजूद था। आप यकीन करें उस बच्चे ने आते ही न सिर्फ मेरा नाम लिया बल्कि मुझे कहने लगा कि तुम इतनी रात में यहाँ पे मत आया करो। हालांकि वो जो बच्चा था उसकी बहुत ही खौफनाक शक्ल थी, उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह से पोलाइटली उसने मुझे यहाँ आने से मना किया तो शायद उसको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लग रहा था। ये बात तो कन्फर्म थी, ये जो भी बच्चा था ये कम से कम इंसान नहीं था। खैर अल्लाह का शुक्र है अगले ही लम्हे वो बच्चा न सिर्फ वापस मुड़ा बल्कि मैं भी वापस मुड़ के नीचे की तरफ चलता चला आया। जब मैं नीचे आया तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे इस मामले की संगीनी का एहसास हुआ। खैर ये जो रात थी ये जैसे तैसे गुजरी। अगले दिन मेरी जब अपने अब्बू से, अपने घर वालों से बातचीत हुई और मैंने इस तरह इस बच्चे का उनके साथ या मोहल्ले वालों के साथ जिक्र किया तो मेरे अब्बू के साथ साथ जो मोहल्ले वाले थे उनका ये कहना था कि ये जो बंगला है ये काफ़ी अरसे से अबंडन्ड है, और कहा जाता है कि अक्सर यहाँ पे इस तरह जिन्नात के बच्चे नज़र आया करते हैं। खैर अल्लाह जानता है ये जो रात थी मेरी वहाँ पे वॉक करने की या रात में जाने की आखिरी रात थी। उसके बाद से मैंने वहाँ पे अकेले जाने से तौबा कर ली थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी मिस किरण ने हमें एफबी एरिया ब्लॉक 18 से शेयर की है। ये बताती है कहानी इनके शौहर के साथ पेश आई थी, और ये उस वक्त की कहानी है जब इनकी शादी इनके हस्बैंड के साथ नहीं हुई थी। ये 2001 का किस्सा है, और ये बताती है कि अक्सर उस दौर में मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो ड्यूटी टाइमिंग थे वो शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक के हुआ करते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से वापस आते तो वापस आने के बाद पहले खाना वगैरह खाते, और खाना खाने के बाद फिर आधे पौन घंटे के लिए वॉक किया करते थे। कभी कभी ऐसा होता कि इनके हस्बैंड रोड की तरफ चले आते, वहाँ जाके वॉक करते, जबकि कभी कभी ऐसा होता था कि इनके हस्बैंड इनके इलाके में जो एक ग्राउंड मौजूद था उस ग्राउंड के अंदर आके वॉक कर लिया करते थे। हालांकि इनकी जो सास थी वो इनके हस्बैंड को उस दौर में भी मना किया करती थी
कि रात के औकात में ख़ास तौर पे ग्राउंड में जाने से या पार्क में जाने से परहेज़ किया करो। लेकिन ये जो एज होती है, जो कि टीन एज होती है, या आप कह सकते हैं जो जवानी की उम्र होती है, इस उम्र में अगर आपको किसी काम से रोका जाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनके हस्बैंड इनकी वालदा की यानी इनकी सास की बात को माने बगैर ग्राउंड के अंदर चले जाते और वहाँ पे आधे पौन घंटे वॉक करने के बाद वापस आ जाते। उस दौर में इनके हस्बैंड के पास एक रेडियो मौजूद था जो कि ना सिर्फ सेल से चला करता था, बल्कि इनके हस्बैंड बताया करते थे कि उस दौर में रात के औकात में मुख्तलिफ हॉरर शोज रेडियो पे आया करते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी। इनके हस्बैंड जब वापस आए तो 2:15 का टाइम था। अब वापस आने के बाद इनके हस्बैंड ने खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद ये जो ग्राउंड था उस ग्राउंड में रेडियो लेके वॉक करने निकल गए। ये बताती है कि जब मेरे हस्बैंड ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए तो इनको दाखिल होते ही कुछ अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि सर्दी वैसे भी हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए तो इनको ऐसा लगा जैसे सर्दी डबल हो चुकी है। अब ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अक्सर इस तरह के जो एरियाज होते हैं, हाईवेज होते हैं, रोड्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पे जब भी आप एंटर होते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बाहर की निस्बत कम हुआ करता है। खैर, इनके हस्बैंड जब ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद जैसे नॉर्मली वो रेडियो पे कहानियाँ वगैरह सुना करते थे या गाने सुना करते थे, वैसे ही इन्होंने प्रोग्राम प्ले किया और वॉक करते करते सुनते चले गए। इसी तरह इनका ख्याल है कि 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। हस्बैंड को वॉक करते करते एहसास हुआ कि इस ग्राउंड के आखिर में जहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं, उनमें से एक बेंच के ऊपर कोई औरत या लड़की बैठी हुई है। अब ये जो एरिया था वैसे भी एक मिडिल क्लास एरिया था और यहाँ पे क्योंकि शरीफ लोग रहा करते थे, तो इतनी रात में किसी लड़की या औरत का घर से बाहर निकलना या इतनी रात में निकल के इस तरह पार्क के अंदर या ग्राउंड के अंदर बैठना बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था। अब कुछ देर तक तो इनके हस्बैंड उस लड़की या औरत को देखते रहे, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि अल्लाह ना करे ये औरत किसी परेशानी में हो, किसी मुश्किल का शिकार हो, या हो सकता है कि अपने घर वालों से लड़के यहाँ पे आके बैठ गई हो। तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके इस औरत को मुखातिब करके इससे पूछना चाहिए कि हो सकता है कि इस लड़की को या इस औरत को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो। अक्सर ऐसा होता है कि जो नौजवान लड़के लड़कियाँ होते हैं वो कुछ इस तरह के गलत फैसले कर लेते हैं जिनकी बुनियाद सरासर जज्बात के ऊपर होती है। तो अगर उनको सही वक्त पे सही तरह समझा दिया जाए तो वो मज़ीद नुकसान उठाने से न सिर्फ बच जाते हैं, बल्कि इसके बदले अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ किया करता है। अब ये सोचने के बाद इनके जो हस्बैंड थे वो उस लड़की या औरत की तरफ बढ़ने लगे। हस्बैंड बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उस लड़की या औरत की तरफ बढ़ रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि जो भी लड़की वहाँ पे बैठी हुई है वो ना सिर्फ दुल्हनों के लिबास में तैयार हुई भी है, बल्कि बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह पहन रखी हैं। अब जैसे जैसे उसका हुलिया या उसकी शक्ल मेरे हस्बैंड को नज़र आना शुरू हुई थी, तो पहला इंप्रेशन यही था ये लड़की या तो किसी शादी के मंडप से या किसी ऐसी जगह से भाग के यहाँ पे आई है, या फिर हो सकता है कि किसी के आने का यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। जैसे कि आमतौर पे लड़कियाँ घर छोड़ के या अपनी शादी छोड़ के जब कहीं भाग जाती हैं तो वो ऐसे ही मकामात पे अपने किसी आशना का या अपने किसी दोस्त का इंतज़ार किया करती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे हस्बैंड को जो भी सूरत हाल थी वो अपने तौर पे समझ आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब मैं एग्जैक्टली उस लड़की के सामने पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद जब मैंने उस लड़की को मुखातिब किया, मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में इस तरह तैयार होके यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बजाय इसके वो लड़की मेरे हस्बैंड की किसी बात का जवाब देती, उसने मुसलसल नीचे की तरफ देखने में बेहतरी समझी। अब जब उस लड़की ने मेरे हस्बैंड की किसी बात का जवाब नहीं दिया तो मेरे हस्बैंड ने उस लड़की को दोबारा से मुखातिब किया। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ तुम यहाँ पे किसका इंतज़ार कर रही हो और तुम कहाँ से या किस इलाके से भाग के यहाँ पे आके बैठी हो। अब जब मेरे हस्बैंड ने दोबारा से उस लड़की से इस तरह से या प्यार से पूछा तो वो लड़की एकदम से खड़ी हुई। अब जैसे ही वो लड़की खड़ी हुई
तो अब तक वो जो लड़की थी वो बज़ाहिर नॉर्मल लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में कोई दुल्हन है जो किसी जगह से भाग के यहाँ पे आ चुकी है। खैर अगले ही लम्हे उस लड़की ने कुछ पतली सी आवाज़ में, या आप कह सकते हैं कि नाक की आवाज़ में, मेरे हस्बैंड की तरफ देख के कहना शुरू किया कि मैं यहाँ पे अपने होने वाले शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ, वो पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। अब ये सुनने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने उस लड़की से दोबारा पूछा कि आखिर कौन है जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो, और ये बताओ कि तुम कब से यहाँ पे बैठी हुई हो। अब जब मेरे हस्बैंड ने यह सवाल किया तो वो जो भी लड़की थी उसने एकदम से मुस्कुराना या हंसना शुरू कर दिया। जब उसने हंसना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड को अल्टीमेटली गुस्सा आने लगा। उनको लगा जैसे वो इनके पूछने का या इनके हमदर्दी दिखाने का मजाक उड़ा रही है। वो कहने लगी कि मैं काफ़ी सालों से, तुम कह सकते हो कि 20 सालों से अपने इस होने वाले शौहर का या उस आदमी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसने मुझे कहा था वो यहाँ पे मुझे लेने आएगा। अब बज़ाहिर उसकी ये जो बात थी ये मेरे हस्बैंड को मजाक लग रही थी। उनको लगा शायद ये जो लड़की है मुझे डराने की या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि 20 साल से तुम इस तरह दुल्हन बन के यहाँ पे बैठी हुई हो और इसी तरह तैयार होके तुम उसका इंतज़ार कर रही हो, ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड ने इस तरह से कहा तो वो एकदम से मेरे हस्बैंड की तरफ मज़ीद बढ़ने लगी। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी तो मुझे उसके लड़खड़ाने का या कुछ अजीब तरीके से चलने का एहसास हो रहा था। इसी दौरानिए में जब एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड की नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैंने देखा उसके जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि उसके पैरों पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म मौजूद थे। अब मेरे शौहर को अंदाज़ा हो चुका था कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है वो किसी भी तरह इंसान नहीं है। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैं अगले ही लम्हे ना सिर्फ मुड़ा बल्कि मुड़ते ही मैंने अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस दौरानी में जितनी भी अहादीस कुरानी आयत वगैरह मुझे याद थी या जो कुछ मुझे पढ़ना चाहिए था मैं उसकी ना सिर्फ तिलावत कर रहा था बल्कि मैं कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे वापस खैरियत से अपने घर पहुंच सकूं। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जब 5-7 मिनट के बाद खैरियत से अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी कि रात में, ख़ास तौर पे इतनी रात में, इस ग्राउंड या पार्क में जाने से हमेशा के लिए परहेज़ करना है।